हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट को, जो कि हमारे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर का पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसी कंसेप्ट को हम बहुत ही डिटेल में एंड बहुत ही लॉजिकल मैनर में समझने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली स्टडी मैथ से, एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट वर्क करता है एंड कैसे आपके ये बॉन्ड को प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से। तो बहुत ही डिटेल एंड कंसेप्चुअल सेशन रहने वाला है। एंड अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो चलते एंड समझते हमारे इस कंसेप्ट को। हम बात कर रहे हैं हमारे बॉन्ड इम्यूनाइजेशन की। अब सर, ये बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो हमारे इम्यूनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है प्रोटेक्शन। एंड बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हमारे बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में आपके बॉन्ड प्रोटेक्शन का डिस्कशन होगा। अब सर, हमारे बॉन्ड को किस चीज से हम लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं? तो बॉन्ड को हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम इंटरेस्ट रेट चेंजेस। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के अंदर हमें समझना है कि किस तरह से हम हमारे बॉन्ड को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरेस्ट रेट चेंजेस, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मार्केट पे डिपेंड करती है। एंड मार्केट आपका चेंज होता रहता है, तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी हमेशा चेंज होती रहती है। अब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारे बॉन्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट से हमें बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना है। अब सर, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारे बॉन्ड पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपके बॉन्ड पर दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, या फिर दो तरह की रिस्क होती है। कौन कौन सी रिस्क है? तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस से हमें दो रिस्क देखने को मिलेगी। फर्स्ट है आपकी प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क मतलब आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपकी बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी बॉन्ड की प्राइस कम होती है। बॉन्ड की प्राइस कम होने से हमारे इन्वेस्टर को लॉस होता है। तो जो आपका लॉस हो रहा है वही आपका प्राइस रिस्क है। और सेकंड आपका रिस्क है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब सर, री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है कि हमें जो बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग फिर से मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो हमें जो इंटरेस्ट मिला है उसको हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम रेट पर। तो अगर आप कम रेट पर री इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम भी फ्यूचर में कम होने वाली है। तो ये जो आपकी इनकम फ्यूचर में कम हुई है, इसको हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। तो ये आपकी दो तरह की रिस्क है। इन दोनों रिस्क को हमें समझना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट चेंजेस हमारे बॉन्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और फिर हमें सीखना है कि किस तरह से आपके बॉन्ड को प्रोटेक्ट करा जाएगा इन दोनों तरह की रिस्क से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते एंड समझते आपकी दोनों रिस्क को एंड आपके प्रोटेक्शन को, कि कैसे आपको बॉन्ड के इम्यूनाइज करा जाए। हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमारी फेवरेट कंपनी रिलायंस। अब रिलायंस को अगेन फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए रिलायंस ने सोचा है कि हम लोग बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो बॉन्ड्स इशू करने के लिए आपने एक बॉन्ड प्रिपेयर करा। बॉन्ड का आपने फेस वैल्यू रखा 100 का, इंटरेस्ट रखा आपने 10% का, और मैच्योरिटी रखा आपने मान लेते 6 इयर्स का। तो ये आपका बॉन्ड बन के रेडी हो गया। अब इस बॉन्ड को आपने इन्वेस्टर को इशू करना है। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टर। बॉन्ड को आपने इन्वेस्टर को इशू कर दिया, और आपका जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था, जो कि हमारे इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड है, वो चल रहा है आपका 10% का।
तो मार्केट के अंदर आपका YTM है 10% और आप यहाँ पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं 10% का, तो आपका बॉन्ड इजीली यहाँ पर आपके इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर लिया। अब यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरा डिस्कशन आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में हमेशा आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्राइस रिस्क की। आपका मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट यानी YTM चल रहा है 10%। तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, आपका मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड होगा 100 का, क्योंकि अगर आपका YTM और आपका इंटरेस्ट दोनों सेम होता है तो आपका बॉन्ड फेयर वैल्यू पर यानी उनकी फेस वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता है। तो मार्केट प्राइस मान लीजिए आपका 100 रुपीज का है। अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है? आपने इस महीने इस बॉन्ड को बाय कर लिया फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट मंथ आपकी जो इंटरेस्ट रेट थी ये कम होके हो गई 9%। अब नेक्स्ट मंथ जैसे इंटरेस्ट रेट 9% हुई, आप तो बहुत खुश हैं। आप क्यों खुश हैं? क्योंकि आपने बॉन्ड को बाय करा 10% पे, तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, भले ही मार्केट के अंदर रेट 9% है। तो जैसे ही आपका YTM गिरता है आपका प्राइस बढ़ता है, तो 100 से प्राइस बढ़ के हो गया 110। तो यहाँ पर आप खुश हैं क्योंकि आपने 100 का बॉन्ड खरीदा था, उसका प्राइस हो गया है 110। अब सर क्या YTM गिरने से प्राइस बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। हमने पहले भी सीखा था कि आपका मार्केट प्राइस और आपका YTM यानी कॉस्ट ऑफ डेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब हमने आपका बॉन्ड का वैल्यूएशन करा था तब हमने देखा था कि हम YTM से डिस्काउंटिंग करते हैं। अगर मैंने YTM को कम कर दिया तो हमारा जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही YTM कम होता है आपका मार्केट प्राइस बढ़ता है। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अब इसके नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? ये जो 9% का रेट था ये बढ़ गया। अब ये बढ़ के हो गया ये आपका 11%। तो अब आपका YTM 11% हुआ है। जब भी YTM बढ़ेगा तो आपका प्राइस गिरेगा। तो जो आपका प्राइस 110 था, मान लीजिए ये प्राइस आ जाता है 90 पे। तो अब यहां पर आपको लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है सर? YTM बढ़ा है तो YTM बढ़ने से प्राइस गिरेगा। आपने 100 में बॉन्ड को खरीदा था, उस बॉन्ड का प्राइस अगर 90 हो गया तो आपको 10 का लॉस है। तो ये जो आपका लॉस हो रहा है इसको आप बोलते हो प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपका प्राइस जब नीचे गिरता है तो ये होता है आपका प्राइस रिस्क। अब ये तो आपका सिंपल सा प्राइस रिस्क था। अब समझते हैं आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क में आपको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, ये आपको एनुअल बेसिस पर मिलता रहेगा। अब जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिलेगा उसका आप करोगे क्या? आप उसको बैंक में रखोगे या फिर आप उसको वापस से मार्केट में ही इन्वेस्ट करोगे? अगर आप उसको मार्केट में ही इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस पर रिटर्न कितना मिलेगा? जितना रिटर्न मार्केट में चल रहा है। तो यहां पर लिखते हैं आपका री इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो जब आपने बॉन्ड को बाय करा था तब चल रहा था YTM 10%, तो आपको री इन्वेस्टमेंट पे भी 10% की इनकम हो रही थी, तो आप सेटिस्फाइड थे। जैसे ही आपका YTM गिर के 9% हुआ, यानी मार्केट में 9% का इंटरेस्ट चल रहा है। अब अगर आपके पास कोई अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो ऑब्वियसली जो मार्केट में रेट चल रहा है उतना ही रेट आपको मिलेगा। तो री इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी 9% की ही होगी। तो यहां पर आपको बड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि जब आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तब तो 10% की इनकम मिल रही थी, लेकिन आपका YTM कम होने की वजह से जो आप पैसा वापस से री इन्वेस्ट करोगे वो 9% पे इन्वेस्ट होगा। जब बॉन्ड खरीदा तब आपने 10% पर इन्वेस्ट किया था, लेकिन YTM गिरने से अब आपको कम रेट पर इन्वेस्ट करना होगा, तो यहां पर आपको लॉस हो रहा है। इसी लॉस को हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। यानी मार्केट के अंदर जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगी तो हमारी जो री इन्वेस्टमेंट की इनकम है, हमारी री इन्वेस्टमेंट की इनकम ये भी फॉल कर जाएगी, तो इससे हमें लॉस होगा। तो यही हमारा रिस्क है। और जब आपका रेट 11% हो जाता है 9 से, तब तो आपके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है सर? क्योंकि अब आप अपनी इनकम को री इन्वेस्ट कर सकते हो 11% से, जो कि आपकी एक हायर रेट है। तो ये आपकी दो तरह की रिस्क है, प्राइस रिस्क और आपकी री इन्वेस्टमेंट रिस्क।
और दोनों होती कब है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस रिस्क है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। यानी अगर आपका इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज आए, आपको दोनों में से एक रिस्क को फेस करना होगा। अब इन दोनों रिस्क से हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें? तो इन दोनों रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए यानी बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के लिए आपको बताया गया है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन ने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क से आपको कुछ भी इंपैक्ट ना पड़े, दोनों रिस्क एक दूसरे को सेट ऑफ कर दे, तो आप ऐसा करो, आपका जो भी होल्डिंग पीरियड है, आपने जो भी होल्डिंग पीरियड डिसाइड करा है अपने इन्वेस्टमेंट का, उसको आप इक्वल कर दो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के। क्या बोला गया है सर यहाँ पे? कि अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट रेट चेंजेस से इंपैक्ट ना पड़े, आपका जो भी रिटर्न है वो हमेशा सेम रहे, तो आपको होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कितने टाइम के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको सेम रखो आपकी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड से। यहां पर समझते हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने यहां पर बोला था रिलायंस का ये आपका बॉन्ड है, मैच्योरिटी 6 ईयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका ड्यूरेशन आता है 4 ईयर का, 4 ईयर इसका अगर ड्यूरेशन आता है, तो अगर आपके इन्वेस्टर को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपके री इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क से, तो इसको केवल 4 ईयर तक ही बॉन्ड को होल्ड करना चाहिए और 4th ईयर में इसको बॉन्ड को सेल कर देना चाहिए, जिससे इसको किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। अब सर ये कैसे पॉसिबल है कि आपने बोल दिया कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के लिए आप उसको होल्ड करो और आप पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसके पीछे आपका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने एक डिटेल एग्जांपल लिया है आपके कंसेप्ट नोट्स पे। तो चलते हैं आपके कंसेप्ट नोट्स पे और समझते हैं कि किस तरह से ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के थ्रू आप अपने आप को सेव कर लेंगे फ्रॉम प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो आपके कंसेप्ट नोट्स में हमने एक नया पेज ऐड करा है जो कि आपकी खुद की नोटबुक में नहीं होगा। ये आपका बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलेवेंट है। आईसीआई के स्टडी मैट में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हमने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया ताकि आप समझ सके कि किस तरह से बॉन्ड इम्यूनाइजेशन वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशंस थी, तो हमने पहले से ही पूरी कैलकुलेशन करके रखी है ताकि क्लास में हमारा टाइम इसमें ना जाए। तो सबसे पहले बॉन्ड की डिटेल है। बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। बॉन्ड का कूपन है 14% यानी 14% का इंटरेस्ट मिलता है। वाईटीएम चल रहा है 10% का। जब आप बॉन्ड बाय कर रहे हो, इन्वेस्टर जब बॉन्ड बाय कर रहा है, वाईटीएम है 10%, मैच्योरिटी है 5 ईयर्स। तो ये आपकी बॉन्ड की डिटेल है। सबसे पहले बॉन्ड की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ईयर्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब ईयर्स के अगेंस्ट में कैश फ्लो लिख दिया 14 14 14 और लास्ट ईयर में 114 यानी इंटरेस्ट प्लस आपका फेस वैल्यू। आपका पीवी फैक्टर लिया 10% पे क्योंकि 10% का वाईटीएम है, तो ये आपका पीवी फैक्टर आता है। पीवी फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके आपका प्रेजेंट वैल्यू लिया गया, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू का हमने वेट कैलकुलेट कर दिया यानी प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके वेट किया, जैसा हम ड्यूरेशन की कैलकुलेशन में करते हैं। तो ये आपके वेट आ गए। वेट का सम आएगा आपका 1 का। अब वेट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ईयर से, तो आपको मिलता है आपका ड्यूरेशन। तो वेट मल्टीप्लाई ईयर किया हमने सब जगह यहां पर, तो आपको यहां पर मिलता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आता है 3.991। तो इस बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है? 3.991। 3.991 को मैं अप्रोक्सीमेटली 4 बोल सकता हूं। यानी कि अगर आपने इस बॉन्ड को बाय करा, इसकी मैच्योरिटी 5 ईयर से, लेकिन आप इसको केवल 4 ईयर तक होल्ड करो, क्योंकि अगर 4 ईयर तक आपने होल्ड किया तो आप अपने बॉन्ड को इम्यूनाइज कर सकते हैं। तो 5 ईयर तक होल्ड किया तो कोई इम्यूनाइजेशन की गारंटी नहीं है, लेकिन 4 ईयर तक अगर आपने होल्ड करा है तो आपको इम्यूनाइजेशन मिलेगा। यानी भले ही आपका जो वाईटीएम 10% है ये 12 हो जाए या 15 हो जाए, आपके बॉन्ड के अमाउंट पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। 4th ईयर में आपको फिक्स अमाउंट मिलने वाला है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर वाईटीएम को चेंज करके आपको एक्सप्लेन करा है। 3 वाईटीएम लिए हमने 10, 12 और 15 के। तो समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले वाईटीएम लिया आपका 10% का जो कि करंट चल रहा है। अब देखते हैं कि आपको 4th ईयर में कितना पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर हमने लिया है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर।
प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि आपके ईयर एंड पर क्या प्राइस है। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड पर आपका प्राइस होगा 112.679। कैसे निकाला सर आपने ये? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करा, आपके फर्स्ट ईयर के एंड पर हम खड़े हैं, तो फर्स्ट ईयर एंड से जो आपके कैश फ्लो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, यानी आपके ये वाले कैश फ्लो, फर्स्ट ईयर एंड पर अगर आप खड़े हो तो आपको कैश फ्लो मिलेंगे ईयर 2, 3, 4 और 5 में। तो ये सारे कैश फ्लो का हमने यहां पर कर लिया प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली हम अगर ईयर 2 के एंड पे खड़े तब क्या होगा, तो आपको कैश फ्लो मिलने वाले ईयर 2 के बाद के, यानी ईयर 3, 4 और 5। तो इन सभी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू किया तो ये आता है 109। तो सिमिलर तरीके से हमने आपके हर साल के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू किया, और फाइनली ईयर 5 में आपका प्रेजेंट वैल्यू आता है 100 का, क्योंकि ईयर 5 में आपको 100 रुपीज का मिलेगा कैश फ्लो, और 14 रुपीज का आपका इंटरेस्ट हमने सेपरेट रखा है। तो 100 रुपीज आपका प्राइस है ऑन द एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो ये आपके प्राइसेस है, हमने कैलकुलेट किए हर साल के एंड पे। फिर यहाँ पर है आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, हमें हर साल 14 रुपीज मिलते जा रहे हैं। तो ये 14 का हम कर क्या रहे, इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट का रेट क्या चल रहा है, मार्केट का रेट चल रहा है 10% का, तो 10% पे हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे 14 मिले, तो 14 को मैंने यहाँ पर ईयर 1 पर इन्वेस्ट किया, तो ये 14 ही है। तो आपका टोटल वैल्यू आपको मिला है 126.679 का। अब ईयर 2 पे क्या हुआ, ईयर 2 पर मुझे 14 रुपीज और मिले, और पुराने 14 इन्वेस्टेड थे। अब जो हमारे पास पुराने 14 इन्वेस्टेड थे, तो ये वाला 14 जो था, इस पर आपने कमाया 10% का रिटर्न। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.10 से। 14 इंटू 1.10 आपके ईयर 1 के इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया, और नया 14 आपको मिला है। तो इसको ऐड करो, आपका 29.4 आएगा। 14 इंटू 1.1 होता है 15.4, प्लस 14 29.4। तो ये आपके 29.4 का कैलकुलेशन है। तो 29.4 कैसे आया, पुराना अमाउंट जो इन्वेस्ट करा था उस पर इंटरेस्ट कमाया, प्लस 14 नया मिला। तो ये आपका टोटल वैल्यू है ईयर 2 पे। सेम चीज ईयर 3 के ऊपर है। ईयर 3 में आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड है 46.34। ये कैसे आया, आपके पास 29.4 का अमाउंट था ईयर 2 पे, तो 29.40 पे आपने 10% रिटर्न कमाया 1.10, प्लस आपको नया 14 मिला यहाँ पर। इसको यहाँ पर ऐड करो, 46.34 आएगा। सिमिलरली 64.974 एंड 85.471 आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हमने कैलकुलेट किया टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब है आपके इन्वेस्टर को कितना वैल्यू मिलेगा आपके बॉन्ड से, अगर आपने इस ईयर में सेल किया। अगर फर्स्ट ईयर में मैंने आपके बॉन्ड को सेल कर दिया, तो टोटल 126.679 मिलेगा। बॉन्ड का वैल्यू होगा 112, और इंटरेस्ट मेरे पास होगा 14 का, तो 126.679 रहेगा। ऐसे करके फोर्थ ईयर में आपका अमाउंट बनता है 168.610। यानी फोर्थ ईयर में अगर आप बॉन्ड को सेल करते हो, तो बॉन्ड का प्राइस मिलेगा 103, और जो आपको इंटरेस्ट पहले का मिल चुका है, जिसको आप री इन्वेस्ट करते आ रहे हो, वहां से 64 मिलेंगे। तो 168 का आपका अमाउंट बनता है। अब यहां पर क्या आया था कि बॉन्ड का ड्यूरेशन अगर फोर्थ ईयर है, तो आपका हर केस के अंदर जो अमाउंट फोर्थ ईयर पे मिलने वाला है वो 168 का रहेगा, भले ही आपका वाईटीएम 12% हो जाए या फिर आपका वाईटीएम 15% हो जाए। अब यहां पर देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो हमने यहां पर आपके वाईटीएम को चेंज कर दिया 12% पे। अब 12% के अकॉर्डिंग आपका प्राइस कैलकुलेट किया। तो प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे कैलकुलेट किया, आपके जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो है, इन चारों कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दिया हमने 12% से, तो आपका प्राइस आता है 106.075। 14 का आपको सेम मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये होता है 120.075। सिमिलरली सेकेंड ईयर के अंदर आपके जो ईयर 3, 4 और 5 के कैश फ्लो थे, इनको 12% से डिस्काउंट करके प्राइस आया 104 का। इंटरेस्ट जो आपका री इन्वेस्ट हुआ वो 29.68 है। 29.68 का कैलकुलेशन है, 14 का इंटरेस्ट था, 1.15 इस पे कमाया, प्लस 14, तो ये आता है 29.68। इस तरह से करके हमने आपका प्राइस और री इन्वेस्टेड अमाउंट कैलकुलेट किया, और यहाँ पर टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू फोर्थ ईयर पर आप देख सकते हैं 168.696 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, केवल 0.086 का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर है, एग्जैक्टली 4 ईयर नहीं है।
तो ये आपका आता है डिफरेंस। अगर आप बाकी साल में देखोगे, अगर मैंने ईयर 1 में सेल किया होता तो यहाँ पर 6.605 का डिफरेंस है। यहाँ पर मुझे 126 मिल रहा था, यहाँ पर केवल 120 मिल रहा है, यानी 6 रुपीज का डिफरेंस। यहाँ पर 139 मिल रहा था, यहाँ पर 134, तो 4 रुपीज का डिफरेंस। तो इस तरह से हर साल आपका डिफरेंस है, लेकिन फोर्थ ईयर में आपका डिफरेंस लगभग 0 के बराबर है। और सेम चीज अगर मैं वाईटीएम को 15% भी कर देता हूं तो मेरा फोर्थ ईयर का अमाउंट आता है 169, जो कि अगेन बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे 168.61 से। केवल -0.427 का डिफरेंस है, बाकी जगह डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा है। तो यानी कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड आपकी ड्यूरेशन के बराबर हो गया तो बॉन्ड आपका इम्यून है। ना ही कोई प्राइस से रिस्क है, ना ही कोई री इन्वेस्टमेंट से रिस्क है। आपको जो अमाउंट मिलना है फोर्थ ईयर पे वो आपका अमाउंट फिक्स रहेगा। तो यही आपका एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन है। इन अबव एग्जांपल ड्यूरेशन 3.991 यानी 4 आया। सो एज पर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल ऑलवेज बी सेम इवन इफ वाईटीएम चेंजेस। तो वाईटीएम चेंज होगा तो भी वैल्यू सेम रहेगा। जब वाईटीएम 10% था तब 168.61 मिला। जब 12% हुआ तब भी 168.696 अप्रोक्सीमेटली बराबर है। जब हमने 15% वाईटीएम कर दिया तब भी हमें अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू मिल रहा है। यानी कि वाईटीएम आपका कहीं पर भी चला जाए, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, आपका फोर्थ ईयर का अमाउंट सेम रहेगा। तो ईयर 4 वैल्यूज आर सेम, हेंस बॉन्ड इज इम्यूनाइज्ड एट ईयर 4। तो यही आपका बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट है। कवर करते कंसेप्ट नोट से। When interest rate rises, value of bond usually goes down. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड नीचे जाएगा, बट इनकम फ्रॉम री इन्वेस्टिंग इंक्रीज। बट सेम टाइम पर आपको री इन्वेस्टमेंट की इनकम ज्यादा मिलेगी। दिस क्रिएट्स टू मेन रिस्क। तो हमारे पास दो रिस्क बनता है। पहला प्राइस रिस्क, कि बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। और दूसरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, that future cash flow will have to be reinvested at lower rate if interest rate decline. इंटरेस्ट रेट गिर गई तो फ्यूचर की इनकम हमें लोअर रेट पर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपके दो रिस्क थे जो कि हमने भी समझे थे। अब कैसे इन रिस्क से हम अपने आप को सेव करें, वो आपका बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट है। दिस रिस्क टिपिकली मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस। Immunization is a strategy to balance these risks by selecting bond in a way that neutralize their impact. तो इम्यूनाइजेशन ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे हम प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क को बैलेंस करके आपकी कैश फ्लो को सर्टेन कर सके। दिस मीन्स दैट ओवरऑल रिटर्न ऑन बॉन्ड पोर्टफोलियो रिमेन स्टेबल रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन मार्केट रेट। तो भले मार्केट में कितना भी चेंज हो, आपका यहाँ पर बॉन्ड का रिटर्न स्टेबल रहने वाला है। इफ ए बॉन्ड्स ड्यूरेशन मैचेस इट्स होल्डिंग पीरियड, कैसे इम्यूनाइजेशन होगा? जो बॉन्ड का ड्यूरेशन और आपका होल्डिंग पीरियड दोनों सेम हो गया तो आपका यहाँ पर इम्यूनाइजेशन हो गया। It is immunized against interest rate risk. It ensures bond value at the end of holding period is not significantly affected by change in interest rate. और इसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख भी लिया विथ ऑल कैलकुलेशन कि किस तरह से वाईटीएम आपका 10 से 12 हुआ और 15 हुआ, लेकिन आपके ड्यूरेशन तक अगर आपने होल्ड करा होता तो आप पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक यूज केस एग्जांपल दिया है कि हमें यूज केस कैसे बनाना है। यूज केस में हमने क्या बताया है? यूज केस में ऐसा बोला गया है कि आपकी एक फ्यूचर में लाइबिलिटी है। अब जो आपकी फ्यूचर की लाइबिलिटी है, उस फ्यूचर की लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आप आज के दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मान लेते हैं आज से 4 साल बाद आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो 4 साल बाद अगर 1 लाख चाहिए तो उसके लिए आपने आज ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। अब अगर आप आज ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगी तो आपकी जो 1 लाख की लाइबिलिटी आपको फुलफिल करनी है, उसमें आपको रिस्क है कि हो सकता है कि 4 साल बाद आपको 1 लाख से ज्यादा अमाउंट मिल जाए या 1 लाख से कम मिल जाए। तो इसीलिए आप यहाँ पर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन अप्लाई करेंगे ताकि फोर्थ ईयर में मुझे एग्जैक्टली 1 लाख का अमाउंट मिले। तो कैसे अप्लाई करोगे? हम ट्राई करेंगे कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी है, यानी जो आपका लाइबिलिटी का पीरियड है, वो बॉन्ड की ड्यूरेशन के बराबर आ जाए। तो यही आपका यूज केस है। समझते हैं इसको। मिस्टर ए विल नीड ₹1 लाख आफ्टर 2 ईयर फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ। मिस्टर ए को 1 लाख की रिक्वायरमेंट है 2 साल बाद, जिसके लिए उन्हें आज इन्वेस्टमेंट करना है। उनके पास दो बॉन्ड की चॉइसेस है, बोथ बट द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड इज 1 ईयर एंड 4 ईयर। अब यहां पर मार्केट में केवल दो ही बॉन्ड है, 1 ईयर और 4 ईयर मैच्योरिटी का। 2 ईयर मैच्योरिटी का बॉन्ड नहीं है।
अगर 2 ईयर मैच्योरिटी का बॉन्ड होता तो मिस्टर ए आपके पास कभी आते ही नहीं, वो डायरेक्टली आपके 2 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते ताकि उन्हें पता होता कि जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो मुझे फिक्स अमाउंट मिलेगा और इस फिक्स अमाउंट से मैं लायबिलिटी फुलफिल करूंगा। लेकिन अब यहां पर कोई 2 ईयर मैच्योरिटी का बॉन्ड नहीं है, केवल दो ही बॉन्ड है, 1 ईयर और 4 ईयर। तो इन दोनों को यूज करके आपको इम्यूनाइजेशन करना होगा। There is no option of bond with 2 year maturity. So how he can ensure he receive exactly 2 lakh after 2 year? कैसे ensure करे कि after 2 year हमें exactly 1 lakh का अमाउंट मिले? तो इसके लिए बॉन्ड इम्यूनाइजेशन अप्लाई होगा। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन यूज करके वो दोनों बॉन्ड में कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करे कि उनके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन बराबर हो जाए आपके लाइबिलिटी के ड्यूरेशन से। लाइबिलिटी का ड्यूरेशन 2 ईयर से, तो आपको पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन भी 2 इयर्स करना होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल द सिक्योरिटी। तो जो आपने सिक्योरिटी ए और बी में पैसा इन्वेस्ट करा या बॉन्ड ए और बी में इन्वेस्ट करा, उसका वेटेड एवरेज कर लो। तो वेट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। और हमें पता है कि एक पोर्टफोलियो में जितने भी बॉन्ड से उन सभी के वेट का सम होना चाहिए 1। तो वेट ए प्लस वेट बी होगा 1। तो ये दो तरह की आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इनको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा कितना पैसा बॉन्ड ए में और कितना पैसा बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करें। अमाउंट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट नीडेड ऑन मैच्योरिटी मल्टीप्लाई वेट ए। अगर सिक्योरिटी ए यानी बॉन्ड ए में कितना पैसा इन्वेस्ट करे ये जानना चाहते हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ले लो आपके अमाउंट का जो कि आपको चाहिए। 1 लाख का अमाउंट चाहिए 2 साल बाद, तो 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कर लिया आपके 2 साल के लिए और उसको मल्टीप्लाई किया वेट ए से, तो आपको मिला अमाउंट टू इन्वेस्ट। नंबर ऑफ बॉन्ड टू बाय, अब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बाय करेंगे? तो अमाउंट टू इन्वेस्ट को बॉन्ड प्राइस से डिवाइड करिए। अगर आपका राउंड ऑफ आता है 51.8 तो इसको अपर राउंड ऑफ कर दीजिए। अगर आपका 34.4 आता है तो इसको लोअर राउंड ऑफ कर दीजिए, यानी जो नियरेस्ट होल नंबर है वहां पर राउंडिंग ऑफ होगा। टी वाई के 27 है हमारे पास क्वेश्चन, चलते सॉल्व करते टी वाई के 27 को। 26 ये रहा हमारा टी वाई के 27, आपके नवंबर 18 एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट है, एडवाइस मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। तो मिस्टर ए जानना चाहते कि और सारा पैसा एक सिंगल बॉन्ड में डाल दे या फिर दोनों बॉन्ड में डाले। ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड एंड किस क्वांटिटी में उन्हें यहाँ पर बॉन्ड को बाय करना है। अज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, ऐसा मानना है कि बॉन्ड में कोई भी डिफॉल्ट या फिर अर्ली रीपेमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको बताना है कि क्या सिंगल बॉन्ड में डाले या फिर दोनों बॉन्ड में डाले, और दोनों बॉन्ड में अगर डालना है तो कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डिटेल समझते हैं। Mr. A will need 1 lakh after 2 years for which he wants to make one time necessary investment now. Mr. A को 1 लाख का अमाउंट चाहिए 2 साल बाद, जिसके लिए वो आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। He has choice of two types of bond, detail are as below. उनके पास दो बॉन्ड का चॉइसेस है, बॉन्ड एक्स और बॉन्ड वाई। फेस वैल्यू दोनों का सेम है। कूपन है 7% और 8% का। ईयर टू मैच्योरिटी है 1 और 4, यानी बॉन्ड एक्स तो 1 ईयर में मैच्योर हो जाएगा और बॉन्ड वाई होगा 4 ईयर्स के अंदर। करंट प्राइस चल रहा है 972 और 936 और करंट यील्ड चल रहा है 10%। करंट यील्ड मतलब आपका वाईटीएम है या फिर कॉस्ट ऑफ डेट है, जो कि दोनों जगह सेम है। अब एडवाइस करना है कि क्या उन्हें एक में इन्वेस्ट करना है या फिर दोनों में इन्वेस्ट करना है और कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो बराबर हो आपकी ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के। ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी हमें पता है 2 ईयर से, तो ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए पहले इंडिविजुअल का ड्यूरेशन पता होना चाहिए। और अगर दोनों में से किसी का भी ड्यूरेशन 2 ईयर आ गया, इन दोनों में से किसी का भी ड्यूरेशन अगर 2 ईयर आ गया, तो सारा पैसा उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट 2 ईयर के बराबर नहीं आया, ज्यादा आया या फिर कम आया, तो हमें दोनों में इन्वेस्ट करके आपका 2 ईयर का ड्यूरेशन मैच करना पड़ेगा। चलते आंसर करते टीवाई के 27 को।
TY के 27 में हमें करना है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन कैसे होता है? आपको अपना जो होल्डिंग पीरियड है इक्वल करना होता है ड्यूरेशन के। होल्डिंग पीरियड यानी कि आप यहाँ पर ट्राई करोगे कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी है उसी अमाउंट के लिए आप होल्ड कर पाओगे उतने ही पीरियड के लिए। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इक्वल हो जाए आपके ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो ये हमारा पर्पस है। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी हमें पता है कि 2 ईयर्स है, तो हमें ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो को ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इसको मैच करना है 2 ईयर्स के ऊपर। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए आपको सबसे पहले इंडिविजुअल बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपके बॉन्ड एक्स का डिस्कशन करते हैं। क्या हो गया? बॉन्ड एक्स। अब बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में सबसे पहले ईयर लिखते हैं, कैश फ्लो लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, वेट एंड वेट इनटू ईयर। तो बॉन्ड एक्स की डिटेल नोट करते हैं। पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं। बॉन्ड एक्स का फेस वैल्यू 1000 है, 7% का कूपन है, यानी 1000 इंटू 7%, 70 का इंटरेस्ट मिलेगा। और वैसे भी एक साल ही बचा है तो आपका केवल एक ही साल का कैश फ्लो होगा, जहां पर 70 का इंटरेस्ट और 1000 का आपको मिलेगा फेस वैल्यू, और आपका डिस्काउंटिंग होगा 10% से। तो ईयर 1 ही रहेगा, कैश फ्लो रहेगा 70 प्लस 1000, 70 प्लस 1000, ये होता है 1070। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे आप 10% पे, जो कि होता है 0.909। 1070 इंटू 0.909, ये होता है 972.63। अब यही आपका प्रेजेंट वैल्यू, यही आपका प्राइस भी होगा, टोटल भी यही होगा 972.63, क्योंकि एक ही साल का कैश फ्लो है। वेट भी आपका पूरा 1 आ जाएगा, क्योंकि और कोई कैश फ्लो नहीं है। तो 1 इंटू 1 आपका यहाँ पर आता है ड्यूरेशन 1 का। तो सिंपल था बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन निकालना। बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन है 1। तो जब भी आपका कोई बॉन्ड गिवन हो जिसका मैच्योरिटी केवल 1 ईयर का हो, तो उसका सारा ही कैश फ्लो आपको 1 ईयर पे मिलने वाला है, तो उसका बाय डिफॉल्ट हमेशा ड्यूरेशन 1 ही रहता है। तो ये बॉन्ड एक्स का कैलकुलेशन था। अब कैलकुलेट करते हैं आपके बॉन्ड वाई को। तो बॉन्ड वाई के लिए भी सेम फॉर्मेट, ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी, वेट एंड वेट इनटू ईयर। ईयर कितने बॉन्ड वाई में? बॉन्ड वाई में 4 ईयर है, 8% का एनुअल इंटरेस्ट है 1000 पे, यानी 80 रुपीज का। तो नोट कर लीजिए कैश फ्लो 1 2 3 4। हर साल मिलेगा 80 का इंटरेस्ट, और 4th ईयर में मिलेगा 80 प्लस आपका 1000, यानी 1080। पीवी फैक्टर लोगे सेम 10% पे, कैलकुलेट करिए 1.1 डिवाइड इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का आता है 0.909, नेक्स्ट 0.826, नेक्स्ट 0.751 एंड लास्ट आता है 0.683। तो ये आपके पीवी फैक्टर है। आप पीवी कर लीजिए 80 इंटू 0.909, ये होता है 72.72। अब नेक्स्ट ईयर का भी करना है, तो केवल कैलकुलेटर में टाइप करिए 0.826 इक्वल टू, ये होता है 66.08। फिर से टाइप करिए 0.751 इक्वल टू, ये होता है 60.08। एंड फाइनल है आपका 1080 मल्टीप्लाई 0.683, ये होता है 737.64। इसका सम कर लीजिए, प्राइस मिल जाएगा। कितना होता है? 72.72 प्लस 66.08,
प्लस 60.08, ये होता है 936.52। तो ये आपका प्राइस भी आ गया। वेट निकाल लीजिए, 72.72 डिवाइड 936.52, ये होता है 7.76%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आता है आपका 0.0776। नेक्स्ट है आपका 66.08 डिवाइड बाय 936.52, ये होता है 7.06%। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 ईयर से, तो मल्टीप्लाई 2, ये होता है आपका 0.1411 या फिर 0.1412। नेक्स्ट है 60.08 डिवाइड बाय 936.52, ये होता है 6.42%। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से इसको, इंटू 3, ये होता है 0.1925 या 0.1926 लिख लीजिए। और फाइनली आपका 737.64 डिवाइड 936.52, ये होता है 78.76%। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये होता है 3.150 या फिर 151। 3.1505 है, तो 06 कर लेते हैं। सम कर लेंगे, आपका ड्यूरेशन आ जाएगा, कितना आता है 0.0776, 0.1412, 0.1926, पॉइंट नहीं है, 3.1506, ये होता है 3.562। तो 3.562 आपका बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन है। अब दोनों में से अगर किसी भी बॉन्ड का ड्यूरेशन 2 ईयर आ जाता तो हमें कुछ भी नहीं करना था, उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते। बट दोनों ही बॉन्ड का ड्यूरेशन डिफरेंट है, तो अब हमें यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन को सेट करना होगा 2 ईयर्स में। तो दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन आ गया है। आपको यहाँ पर करना होगा ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो या फिर पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन क्या होगा, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ए। वेट ऑफ ए नहीं है, एक्स और वाई है, तो वेट ऑफ एक्स और वाई लिखते हैं। तो वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ वाई। तो ये हमें यहाँ पर अचीव करना है। अब पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन हमें पता है कि हमें पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन अचीव करना है 2 ईयर्स का, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 ईयर्स। अब वेट ऑफ एक्स क्या है, ये तो कैलकुलेट ही करना है अभी। तो वेट ऑफ एक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्स तो हमें पता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्स कितना था, ड्यूरेशन ऑफ एक्स था 1 का, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस वेट ऑफ वाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। ड्यूरेशन ऑफ वाई हमें पता है 3.562। तो ये आपका बनता है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमें पता है कि दोनों बॉन्ड के वेट का सम 1 होना चाहिए। तो दोनों बॉन्ड के वेट का सम वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो निकाल लीजिए फटाफट। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख देता हूँ 1 माइनस वेट ऑफ वाई इक्वल टू वेट ऑफ एक्स। तो वेट ऑफ एक्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, वेट ऑफ एक्स होगा 1 माइनस वेट ऑफ वाई। तो इसको पुट करते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 इक्वल टू वेट ऑफ एक्स को पुट करना है 1 माइनस वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वेट ऑफ वाई इंटू 3.562। अब यहाँ पर माइनस का वेट ऑफ वाई है और यहाँ पर 3.562 प्लस का है, तो ये कितना होता है 2 इक्वल टू 1 प्लस 2.562 वेट ऑफ वाई। अब ये 1 प्लस में इसको यहाँ बेच के माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2.562 वेट ऑफ वाई। अब ये 2.562 मल्टीप्लाई में यहाँ बेच के डिवाइड करवा देते हैं, तो 1 बाय 2.562 इक्वल टू वेट ऑफ वाई। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 बाय 2.562 ये होता है
0.3903 यानी 39.03%। तो वेट ऑफ y है 39.03%, वेट ऑफ x क्या होगा 1 माइनस 39.03%, ये होता है 60.97%। तो आपके पास वेट ऑफ x और वेट ऑफ y दोनों आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि हमें आपकी सिक्योरिटी x में 60.97% इन्वेस्ट करना है और सिक्योरिटी y में 39.03%। अब अमाउंट कितना होगा वो बता दीजिए। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना होगा, टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ये होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जो भी आपका लाइबिलिटी उसका प्रेजेंट वैल्यू आप इन्वेस्ट करोगे, आपकी लाइबिलिटी है 1 लाख की, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू करोगे 2 साल के लिए, आपका रेट चल रहा है 10% का, तो 1.10 का स्क्वायर, तो 1.10 का स्क्वायर इंटू 1 लाख ये होता है 82,644.62। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 82,644.63। तो ये अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और किस रेशियो में 39.03 और 60.97 में। तो यहाँ पर लिख लीजिए 82,644.63। इसमें से बॉन्ड एक्स के अंदर कितना इन्वेस्ट करोगे 82,644.63 का 60.97%, तो मल्टीप्लाई बाय 60.97% कितना होता है ये होता है 50,388.43। और y में कितना इन्वेस्ट करोगे 82,644.63, इसका 39.03%, 82,644.63 मल्टीप्लाई 39.03%, ये होता है 32,256, 32,256.20। तो ये आपका x और y का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपको बताने हो कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड लेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड लगता है पेन का बैटरी थोड़ा कम हो गया है, तो पेन को इस लेक्चर के बाद चार्ज पे लगा देंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए आप टोटल अमाउंट ले लीजिए 50,388.43 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन बॉन्ड। अब वन बॉन्ड का प्राइस क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, वन बॉन्ड का प्राइस है 972.73 फॉर बॉन्ड एक्स। तो 972.73 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर भी आप ऐसे ही निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड 32,256.20 और एक बॉन्ड का प्राइस कितना है 936.52 का, तो डिवाइड बाय 936.52 कैलकुलेट कर लेते हैं 936.52 ये होता है 34.44। 34.44 को राउंड ऑफ कर देंगे 34 बॉन्ड्स में और यहाँ पर कितना आता है 50,338.43 डिवाइड 972.73 ये आता है 51.75 बॉन्ड। 51.75 को कन्वर्ट कर देंगे 52 बॉन्ड्स में। तो आपका आंसर है कि x के 52 बॉन्ड बाय करोगे और y के 34 बॉन्ड, तब जाके आपका यहाँ पर बॉन्ड इम्यूनाइज हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी को आप मीट कर पाओगे। तो ये आपका आंसर है। वेरीफाई करते ICI से। सबसे पहले ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, बॉन्ड एक्स का 1 ईयर आया, बॉन्ड वाई का आया 3.563, हमारा भी यही था। फिर हमने यहाँ पर आपका इक्वेशन क्रिएट करा कि बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो आपका मैच होना चाहिए आपकी लाइबिलिटी को। तो आपको एक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है 0.61 यानी 61% और 39% करना है वाई में। इसके अकॉर्डिंग अमाउंट निकाला 50,000 32,000 का
और नंबर ऑफ बॉन्ड निकाले तो 52 बॉन्ड और 34 बॉन्ड आए जो कि हमारे भी आए थे। तो ये आपका आंसर था। यहाँ पर एक नोट दिया, नोट को समझते हैं। इन्वेस्टर हैज टू कीप मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। इन्वेस्टर को 2 साल तक पैसा इन्वेस्टेड रखना है। देयरफॉर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन बोथ द बॉन्ड विद assumption दैट बॉन्ड एक्स विल बी री इन्वेस्टेड फॉर अनदर 1 ईयर ऑन सेम रिटर्न। यहाँ पर बोला है कि बॉन्ड एक्स की लाइफ तो 1 ईयर है, लाइबिलिटी आपकी 2 साल है, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड एक्स से जो पैसा आपको मिल जाएगा 1 साल बाद, उसको री इन्वेस्ट कर दोगे आप एक सिमिलर बॉन्ड में जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर हो और जो कि बॉन्ड एक्स की तरह हो। For another 1 year, further in above computation, modified duration can also be used instead of duration। यहाँ पर बोला है modified duration को भी यूज कर सकते हो, बट आईसीआई ऐसा नहीं करता है, तो आप ये गलती मत कर देना, आप ड्यूरेशन ही यूज करना। भले ही आईसीआई आपको नोट में कुछ भी बोले, आपका आंसर यहाँ पर जो आंसर दिख रहे हैं इनसे मैच होना चाहिए। इनसे मैच होगा तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ये अजम्पशन अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर हमने सॉल्व किया वैसे ही आप सॉल्व करिए एग्जाम के अंदर भी। अब ये आपका बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का सिंगल कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि होता है कंप्लीट। अब चलते हैं आपके कंसेप्ट नोट्स पे। कंसेप्ट नोट्स में एक छोटा सा कंसेप्ट और है होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी का।